किशोर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हिंदी ऑडियो स्टोरी की श्रृंखला में आपके लिए आज की कहानी, जिसका शीर्षक है डाक बंगले की वो रात। कहानी के लेखक हैं नीलांजन चट्टोपाध्याय। कहानी पाठ एवं सूत्रधार के रूप में मैं किशोर। लीजिए, प्रस्तुत है डाक बंगले की वो रात। ट्रेन जब स्टेशन पहुंचा तब रात के 9 बज चुके थे। उतर तो गया, लेकिन यह स्टेशन पूरी तरह अनजान है मेरे लिए। यहाँ पहले कभी नहीं आया मैं, लेकिन आना पड़ा नौकरी की खातिर। शाम को 4:15 की लोकल से चला था मैं, और 140 किलोमीटर चलने में 5 घंटे नहीं लगने चाहिए थे। 3-1 घंटे में पहुँच जाना था मुझे, लेकिन रेल रूट में कुछ दिक्कत हो जाने के कारण ट्रेन को पहुंचने में इतनी देरी हुई। केंद्र सरकार के ऑडिट विभाग का मैं एक मुलाजिम हूं। इस राज्य के जितने भी जिले हैं, उन जिलों के सरकारी दफ्तरों में ऑडिट करना ही मेरा काम है। हम लोगों की एक ऑडिट टीम है, जिसमें हम 5 लोग हैं। हेमंत सर हमारे ऑफिसर हैं। मैं, सत्या, रणविजय और किलोल। जहां भी जब भी ऑडिट करने जाते हैं, यह 5 लोग ही जाते हैं। इस अंचल के बीडीओ ऑफिस में हमें ऑडिट करना है। हेमंत सर के कहे अनुसार मुझे पहले यहां आना पड़ा, ताकि मैं बीडीओ ऑफिस जाकर बीडीओ साहब से ऑडिट के बारे में सारी प्राथमिक बातें कर लूं, और मेरे कहे अनुसार ऑडिट से संबंधित सारे दस्तावेज बीडीओ साहब तैयार करके रखें। दूसरे दिन हेमंत सर बाकी के लोगों को लेकर यहां पहुंचेंगे। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ ऑडिट का काम शुरू होगा। हेड ऑफिस से हेमंत सर ने बीडीओ साहब से हमारे रहने की बातचीत फोन पर ही कर ली थी। इस अंचल में अच्छे होटल नहीं हैं, लेकिन 1-2 छोटे लॉज जरूर हैं। उनमें से किसी एक लॉज में 3 कमरे बुक करके हमारे रहने की व्यवस्था की जाएगी। और एक डाक बंगला भी है, जहां पर बाकी सब के लिए तो नहीं, लेकिन मेरे अकेले के लिए 2 रातें रुकने का इंतजाम हो सकता है। हेमंत सर और बाकी की टीम के आ जाने के बाद मैं भी उनके साथ लॉज के कमरे में चला जाऊंगा। इस जगह में मैं पहली बार आया हूं। यहां के बारे में कुछ भी पता नहीं है मुझे। डाक बंगला किस तरफ है, उसका भी पता मुझे नहीं है। दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेमंत सर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि स्टेशन से उतरते ही किसी भी रिक्शे वाले से पूछने पर वह डाक बंगले तक पहुंचा देगा। यहां के बीडीओ साहब ने फोन पर हेमंत सर को ऐसा ही बताया है। इस स्टेशन पर ट्रेन से मेरे साथ 2-4 यात्री ही उतरे थे। बस उनके पीछे पीछे ओवर ब्रिज चढ़कर स्टेशन से बाहर आ गया। बाहर एक लाइन से बहुत से रिक्शे वाले खड़े हैं। एक रिक्शे वाले को पूछने पर कि क्या वह डाक बंगला तक जाएगा, तो इस पर उसने कहा कि वह जाएगा, लेकिन 50 रुपए भाड़ा लेगा। मोल भाव करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। रात भी हो गई थी और पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए चुपचाप रिक्शे पर बैठ गया। डाक बंगला पहुंचने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा। स्टेशन से जितनी दूरी है, 50 रुपए नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए। फिर समझ में आया कि मुझे नया नया समझकर मुझसे थोड़ा सा ज्यादा पैसा लिया गया है। बस ऑडिट के काम से ही अलग अलग जगहों पर डाक बंगले में रुकने का मेरा अनुभव है। सभी जगह पर डाक बंगले लगभग एक समान ही बने हुए होते हैं। 4 दीवारी से घिरी एक बड़ी सी जगह के बीचों बीच फीकी सी लाल रंग की बिल्डिंग, पोर्च में ऊंची सीलिंग, 2-3 बड़े कमरे, और हर डाक बंगले में एक चौकीदार भी होता है। रिक्शे वाले को पैसा देकर लोहे के गेट से अंदर घुसा। मेरे आने की खबर
चौकीदार को पहले से ही थी, इसीलिए मुरुम वाले रास्ते पर मेरे जूते की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ आया। अधेड़ उम्र का व्यक्ति, शरीर पर लुंगी और एक बनियान, सिर के बाल थोड़े काले थोड़े सफ़ेद। मैं ऑडिट ऑफिस से आया हूँ सुनकर और कुछ भी मुझसे नहीं पूछा। समझ में आया कि बीडीओ ऑफिस से उसे ज़रूरी निर्देश मिल गए थे। मुझे नमस्कार कहकर मेरा अभिवादन किया और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। डाक बंगले के अंदर घुसते ही लगा इसका नक्शा मैं पहले से ही जानता हूँ। 2 बड़े कमरे और बीच में एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल। चौकीदार से पता लगा कि दूसरे कमरे में और कोई नहीं है, मुझे अकेले ही रात बितानी है। मई महीने की गर्मी, पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ। बेडरूम के साथ एक बड़ा सा अटैच बाथरूम भी है। वहाँ नल खोलते ही ठंडा पानी, ऊपर शावर भी है। मैंने देखा कि मेरे आने की खबर पाकर एक साफ सुथरा टॉवेल और एक नया साबुन वहाँ पर रख दिया है। ठंडे पानी में नहाने के बाद शरीर की सारी थकान जैसे छूमंतर हो गई। बहुत आराम मिला। उसके बाद नाइट ड्रेस पहन के डाइनिंग टेबल में खाने के लिए बैठा। गरम गरम चावल, दाल, आलू परवल की सब्जी और एग करी। चौकीदार से पता चला कि होटल से उसने खाना ऑर्डर नहीं किया था, उसने खुद पकाया था। बहुत स्वादिष्ट खाना था। मैंने उसकी खाने की तारीफ की तो थोड़ा शर्मा के मुस्कुरा दिया। ज़्यादा बातें नहीं करता है, जितना पूछो उतना ही बोलता है। उसका नाम भी पता चला, दशरथ, और सरनेम मंडल। जिस कमरे में मेरे ठहरने की व्यवस्था की गई है वहाँ पर लोहे के 2 पलंग हैं, सफ़ेद रंग की चादर, 2 तकिए और हाँ, मच्छरदानी भी लगी हुई है। अच्छी मच्छरदानी है। डाक बंगले या लॉज के मच्छरदानी में देखा है मैंने, एक आध छेद होते ही हैं। दशरथ को पूछने पर पता चला कि चादर, तकिए, मच्छरदानी सब अभी अभी खरीदे हुए हैं। वाह, कहना ही पड़ेगा, क्या किस्मत है मेरी। डाक बंगले के कुछ गज की दूरी पर दशरथ के रहने का क्वार्टर है। वहाँ पर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। रात में ज़रूरत पड़ी तो मेरे एक बुलावे पर वह आ जाएगा, ऐसा उसने कहा। मुझे पता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रास्ते की थकावट इतनी ज़्यादा है कि बिस्तर पर लेटते ही मुझे गहरी नींद आ जाएगी। दशरथ के जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। एक पल्ले की लंबी खिड़की जो कि दक्षिण दिशा में बनी हुई है और उसमें लोहे के सरिये लगे थे। दक्षिण दिशा में खिड़की से हवा आ रही थी। उसको बंद करने का कोई मायने नहीं है, उसको खुला ही रहने दिया। और इससे अच्छा ही हुआ, इतने बड़े कमरे में ऊंची सीलिंग पर लटका हुआ पुराने ज़माने का पंखा, जो कि बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ करते हुए घूम रहा था। दक्षिण दिशा में खिड़की अगर नहीं होती तो इस गर्मी में रात में सोने में बहुत परेशानी होती। सोने के पहले अब अगर कुछ ना पढ़ो तो आसानी से नींद भी नहीं आती। तो एक मैगज़ीन पढ़ते पढ़ते आँखों की पलकें भारी होने लगी। मच्छरदानी से निकलकर लाइट बंद करके फिर मच्छरदानी के अंदर आकर लेट गया। कब नींद आ गई पता नहीं, कितने देर सोया यह भी नहीं बता सकता। अचानक नींद खुल गई। आँखों के सामने घना अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, बस पुराने पंखे की वही एक सी आवाज़। शायद हवा भी बंद हो गई है। खिड़की से तो हवा अब नहीं आ रही। पसीने से बदन भीग गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण ही नींद टूट गई क्या, या फिर कारण कुछ और है।
और क्या कारण हो सकता है? चुपचाप लेटे हुए फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब आसपास सन्नाटा नहीं है। कैसी एक आवाज आ रही है यहां तक, जैसे कोई रो रहा है। कौन रो रहा है? क्या दशरथ के घर में कोई रो रहा है? कान लगाकर ध्यान से सुना। हाँ, ठीक तो, कोई सुबक सुबक के रो रहा है। लग रहा है बंद दरवाजे के उस तरफ ही कोई रो रहा है। इतनी रात में रोने का क्या कारण है? किसी ने किसी को क्या मारा पीटा है? मुझे लगा मेरे ऐसे चुपचाप लेटे रहना उचित नहीं है। कौन रो रहा है उठ के देखना चाहिए। मन में कोई जैसे बड़बड़ा आ रहा था, उठ के देखो, देखो उठ के देखो। मच्छरदानी से बाहर आया, कान लगाकर सुना। किए के पास टॉर्च रखकर सोना था, लेकिन टॉर्च तो मैं लाना ही भूल गया। लग रहा था मेरे कमरे के बंद दरवाजे के उस पार ही कोई रो रहा है। कोई जीव जंतु तो नहीं है? बिल्ली हो सकती है? नहीं नहीं, बिल्ली ऐसे फूट फूट कर नहीं रोती। वो मेरे बहुत पास ही कहीं पर है। हो सकता है वो मेरे बंद कमरे के सामने जो खुली जगह है वहीं पर खड़ी है। वहां पर खड़े होकर लगातार रो रही है। और इधर फिर से मेरे मन में कोई बड़बड़ाने लगा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, खोलो। जैसे मैं बिना किसी बात पर विचार किए उसके आदेश को मानकर ही दरवाजे को खोल दिया। चौखट लांघकर जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा सामने आंगन पर एक छोटी सी लड़की खड़े खड़े रो रही है। उसने घुटने तक लंबी एक फ्रॉक पहनी हुई है। उसके सिर के बाल कैसे उलझे उलझे से थे। हाथ से आंखों को रगड़कर और लगातार रोई जा रही है। मैं थोड़ा आगे जाकर उससे पूछा, क्या हुआ बच्चे, यहां खड़े खड़े क्यों रो रही हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या दशरथ है? जवाब में लड़की ने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ उठाकर इशारे से दूर कुछ दिखाया। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, क्या दिखा रही है वो? उस तरफ तो जंगल और झाड़ियां हैं। उस तरफ क्या है? मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और कहा, वहां क्या दिखा रहे हो बच्चे? क्या है वहां? जवाब में लड़की ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। और क्या बात नहीं कर पाती? गूंगी है क्या? लेकिन बार बार वह जंगली झाड़ियों के बीच में क्या दिखाना चाह रही है? इस बार लड़की आंगन से निकलकर मोरम वाले रास्ते पर चलने लगी। लगातार रोए जा रही है और हाथ उठाकर उसी तरफ दिखा रही है। आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। मैं धुंधला सा ही लड़की को देख पा रहा हूं। अब देख रहा हूं लड़की उसी तरफ भागने लगी जिस तरफ जंगल और झाड़ियां हैं, लेकिन वहां आगे तो चार दीवारी भी है। एक बार झाड़ियों की तरफ देख रही है, एक बार मुझे देखकर इशारे कर रही है, फिर दौड़ रही है। मुझसे अब और रहा नहीं जा रहा। मैं एक जगह खड़े नहीं रह सकता। बहुत उत्सुकता हो रही थी मुझे, क्या दिखाना चाह रही है लड़की?
कुएं में क्या समझाना चाह रही है। मैं भी सीढ़ी से उतरकर मुरम वाले रास्ते पर आ गया और लड़की जिस तरफ जा रही थी उसके पीछे पीछे मैं भी चलने लगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही देखा झाड़ियों के बीच में एक कुआं है और कुएं के पास ही एक बड़े से घने पेड़ की तरफ देखते ही डर के मारे दिल ठंडा हो गया मेरा। उस पेड़ के डाल से एक इंसान गले में फांसी लगाकर लटका हुआ है। हवा का एक झोंका सा आया। मैंने देखा उस झोंके में पेड़ से लटका हुआ शरीर गोल गोल घूम रहा है। कौन है ये इंसान और इसने फांसी क्यों लगा ली है? क्यों? यह लड़की भी आखिर कौन है? ऐसे सोचते सोचते मैंने देखा लड़की कुएं के चौड़े जगत के ऊपर जाकर खड़ी हो गई है। रोती जा रही है और हाथ का इशारा करके पेड़ की तरफ दिखा रही है उस झूलते हुए इंसान को। और उसके बाद ही मैं लड़की को नहीं देख पाया। गई कहाँ वो? कुएं में कूद गई क्या? मैं कुएं के किनारे तक चला गया। किनारे पर खड़े होकर जगत से नीचे गहरे कुएं में झांका। काला गहरा अंधा कुआं और उसकी गहराइयों से फिर से वही रोने की आवाज बहती हुई ऊपर आ रही है। इसका मतलब वो छोटी सी लड़की कुएं में कूद गई है और वहीं से उसके रोने की आवाज मुझ तक आ रही है। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं भी क्या कुएं में कूद जाऊं? हाँ, यही उचित है। बच्चे को बचाने की क्या कोई कोशिश नहीं करूंगा मैं? मेरे मन में फिर से वही आवाज लगातार आने लगी। कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ कुएं में, कूद जाओ, कुएं में कूद जाओ, लड़की को बचाने की कोशिश करो, बचा लो उस लड़की को, कूद जाओ। खुद को मैं रोक नहीं पा रहा था। कुएं के अंदर झांक के देख रहा था। कुछ भी तो नहीं देख पा रहा था मैं। अंधेरा, बहुत ही गहरा अंधेरा और लगातार आ रही थी रोने की आवाज। कुएं में कूदने ही वाला था कि ऐसे समय आई किसी के चीखने की आवाज। साहब, ये क्या कर रहे हैं साहब? साहब, ये क्या कर रहे हैं आप साहब? बोलने के साथ ही किसी ने मजबूत हाथों से मुझे पकड़ लिया और तब ही जैसे मुझे होश आया। मुझे समझ में आया कि दशरथ ने ही मुझे दोनों हाथों से पकड़ कर रखा है और मेरे कान के पास जोर जोर से कह रहा है, साहब, ये क्या कर रहे हैं? साहब, इधर आ जाइए साहब। हे भगवान, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए साहब। इधर आ जाइए साहब, भगवान के ऐसा मत कीजिए। दशरथ के दोनों हाथों के पकड़ के बीच में मैं थर थर कांप रहा था। दशरथ मुझे खींच के कुएं से दूर लेकर आ गया। हाँफ रहा था वो और हाँफते हाँफते मुझसे कहा, ये आप क्या कर रहे थे साहब? ये आप क्या कर रहे थे? आप कमरे से निकलकर यहाँ आए ही क्यों? क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? मैं हाथ उठाकर दशरथ को दिखाना चाह रहा था पेड़ में फांसी पर लटकते हुए उस इंसान को। दशरथ ने उस तरफ देखते हुए कहा, क्या दिखा रहे हैं साहब? क्या है वहां पर? कुछ भी तो नहीं है वहां पर। इस बार चौंकने की बारी मेरी थी। मैंने देखा पेड़ से फांसी पर लटकते हुए उस इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। कहाँ गया वो? मैंने कांपते कांपते कहा, उस पेड़ की डाल पर कोई फांसी पर लटका हुआ है। मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है। एक छोटी बच्ची भी थी, फूट फूट के रो रही थी। वही तो मुझे यहां तक लेकर आई थी। उसे देखा मैंने, कुएं में छलांग लगा दी थी उसने। दशरथ ने कहा, साहब शांत हो जाइए, साहब शांत हो जाइए, कमरे में चलिए, आपको सब कुछ बताता हूं, चलिए कमरे में चलिए। दशरथ के मुंह से सब कुछ सुना मैंने। लगभग साल भर पहले एक सरकारी इंजीनियर अपने 10-11 साल की बेटी को लेकर इस डाक बंगले में रात बिताने आए थे। दूसरे दिन सुबह लोगों ने देखा उस बड़े से आम के पेड़ की डाल में उस इंजीनियर ने फांसी लगा ली थी और उसकी लड़की गायब थी। बाद में
उस कुएं में उस बच्ची की लाश पाई गई थी। इस सब के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है इंजीनियर ने बच्ची को कुएं में धकेलकर बाद में खुद फांसी लगा ली थी। कोई कहता है बच्ची ने बीच रात में अपने पिताजी को फांसी पर लटकते हुए देखकर डर के कारण कुएं में कूदकर जान दे दी थी। पुलिस की छानबीन से बाद में पता चला कि वह इंसान अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी की बहुत कम उम्र में ही एक असाध्य रोग से मृत्यु हो गई थी। दशरथ का मानना था कि परेशानी की हालत में उस इंसान ने यहाँ आकर आत्महत्या कर ली थी और उसके पहले अपनी बच्ची को सभी कष्टों से दूर करने के लिए कुएं में धकेल दिया। मैंने दशरथ को एक सवाल पूछा, मुझसे पहले भी तो इस डाक बंगले में बहुत से लोग आकर रुके होंगे, क्या उनमें से रात में किसी ने कुछ नहीं देखा? दशरथ ने बताया, शहर से दूर एक छोटे से गांव में कौन हमारे डाक बंगले में रहने के लिए आएगा साहब। उस घटना के बाद आप ही पहली बार रहने आए हैं। हम दोनों के बात करते करते जाने कब भोर हो गई। मैंने दशरथ को एक कप चाय लाने के लिए कहा। दशरथ उसी वक्त जाकर चाय बनाकर ले आया। चाय की चुस्की लेते लेते मैं यही सोच रहा था कि कब 10 बजेंगे। मैं बीडीओ ऑफिस जाकर बीडीओ साहब से अनुरोध करूंगा आज की रात मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दी जाए, क्योंकि हेमंत सर को पूरी टीम के साथ आने में अभी 1 दिन और लगेगा। इसका मतलब मुझे आज की रात फिर से इसी डाक बंगले में बितानी पड़ेगी। लेकिन इस डाक बंगले में और एक भी रात बिताना मेरे लिए संभव नहीं है।